नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर की शिक्षा शास्त्र के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आपने जो है इससे पहले पेपर 1 का वीडियो देखा, पेपर 2 का वीडियो देखा, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित भी हुए। आपके कमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी आ रहे थे और आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर जो है पेपर नंबर 3 के ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो ये पेपर नंबर 3 है आज आपका, जिसका नाम है इंडियन फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो है स्पेशल आपके लिए बनाया जा रहा है, जो आपका कल पेपर होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेना है एक बार। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा। मैं पक्का गारंटी लेता हूं कि आपको यहीं से सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारी कैसी क्लास होने वाली है। तो ये महासंग्राम रिवीजन, रिवीजन तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी एक भी क्लास इससे पहले हुई नहीं है, तो इसको रिवीजन हटा देंगे। किसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे महासंग्राम क्लास। ठीक है, ये इस तरीके से आप बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं, अगर आपने इससे पहले इस पेपर के बारे में, मतलब इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको बस ये वीडियो देख लेना है, इसको पढ़ लेना है। इसके बाद जो है आपके अंदर किसी भी प्रकार की शंका नहीं रह जाएगी। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पूरा पूरा समझा सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाएंगे और उनका जवाब हमें कैसे देना होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि अंतर्दृष्टि विधि से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। या तो आपको केवल अंतर्दृष्टि विधि ही लिख करके दे देगा, ये सब नहीं पूछेगा आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए, फलाना धमाका अक्सर करके नहीं पूछता है। बस केवल ये लिख के दे देता अंतर्दृष्टि। ठीक है, तो आपको लिखना होगा अंतर्दृष्टि का अर्थ है मेरे प्यारे दोस्त कि स्वयं के अंदर झांकना। क्या होता है अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है स्वयं के अंदर झांकना। जब आप क्या करते हैं, स्वयं, अब स्वयं के अंदर हम कैसे झांकेंगे, मतलब पेट के अंदर थोड़ी ना जाके देख सकते हैं कि भैया देखो आते वाते सही हैं, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। स्वयं के अंदर झांकना का मतलब ये हुआ कि अपने गुणों को पहचानना। ठीक है, आपके अंदर क्या अच्छे गुण हैं, क्या गंदे गुण हैं, क्या बुरे गुण हैं, उनको पहचानिए। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको दूर करना और अच्छाइयों को और बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, अंदर झांकना, अपने अंदर स्वयं के अंदर झांकना कहलाता है। बात करते हैं स्वयं के अनुभवों और ज्ञान से प्रश्नों के उत्तर ढूंढना। मतलब कह रहे हैं कि जो आपको स्वयं से अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो आपके अंदर ज्ञान है मेरे प्यारे दोस्त, उनसे क्या करना है, आपके अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका खुद से ही जवाब जान लेना। मतलब अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना नहीं आता होगा, ठीक है, या बीजगणित लगाना नहीं आता होगा, तो आप अंदर से तो नहीं लगा पाएंगे, उसके लिए तो टीचर की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं जैसे मैं आपको क्या पसंद है, क्या करना चाहिए, आपके आपके लिए भविष्य में कौन सा ऐसा वर्क रहेगा, कौन सा ऐसा क्षेत्र रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहेंगे और अच्छे से कर भी पाएंगे, उससे पैसा भी अच्छा खासा आएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, खुद से जवाब के खुद के जवाब से मिलेंगे, क्योंकि आपकी स्किल्स के बारे में, आपकी कैपेसिटी के बारे में केवल आप ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। मुझसे कितना भी पूछो भैया क्या करें, तो मैं बता दूंगा भैया एक काम करो, ये एमए कर लिए हो, अब नेट जेआरएफ का दो है पेपर दे दो, उसके बाद जो है पीएचडी कर लेना, और पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, कुछ दिन बाद प्रोफेसर बन जाना। लेकिन तुम्हारी इच्छा है ही नहीं पढ़ाने की, तुम्हारी इच्छा पढ़ाने की है ही नहीं, तुम पढ़ा ही नहीं पाते हो, तुम्हारे अंदर वो स्किल्स नहीं है, तो मेरे कहने से थोड़ी ना करोगे, वो तो आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बताते हैं, आगे बताते हैं आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में अनुभव पर बल दिया जाता है। किस पर दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, जो आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया होती है, इस पर किस पर बल देते हैं, तो अनुभव, एक्सपीरियंस के ऊपर बल देते हैं। यद्यपि अध्यापक एवं वरिष्ठ लोगों के अनुभव को आदर्शवाद अधिक महत्व मानता है। मतलब कहते हैं कि अगर हम बात करें अध्यापक या कोई भी वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ लोग आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, चाचा दादा काका नाना मौसी, कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, आपके मुखिया गांव के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो वरिष्ठ लोग हो सकते हैं। तो अध्यापक वरिष्ठ लोगों के जो अनुभव होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसको ही क्या करता है, आदर्शवाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसीलिए केवल तथ्यों का संग्रह करना आदर्शवादी शिक्षा विधि में नहीं आती। मतलब बोलते हैं कि केवल आप तथ्यों का संकलन करें कि बाबर का जन्म ये हुआ था, बाबर ये मरे थे, अकबर कब आए थे, फलान धमाक ये फलाना चीज़ क्या किया था, उन्होंने कौन सा महल बनवाया था, तो भैया ये सब याद करना ये शिक्षा नहीं होती है। आदर्शवाद में इसको शिक्षा नहीं माना जाता है, ना ही शिक्षा की विधि ये माना जाता है। उसमें ये माना जाता है कि आपको अनुभव प्राप्त हो सके, चाहे खुद के द्वारा, चाहे आपके अध्यापक के द्वारा, चाहे आपके साथ जो वरिष्ठ लोग रह रहे हैं उनके द्वारा। ठीक है, यही बताते हैं। आगे लिखते हैं आदर्शवादी
इस कारण अपने शिक्षा में केवल तर्क को प्रधानता नहीं देता, बल्कि अंतर्दृष्टि को महत्व देता है। मतलब कहते हैं जो आदर्शवादी होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसी कारण से क्या करते हैं, वो अपनी शिक्षा, जो उनकी शिक्षा है, उसमें वो केवल तर्क को प्रधान नहीं देते हैं, प्रधानता नहीं देते, मतलब उसको ही मेन नहीं मानते, तर्क को ही जो है मेन नहीं मानते हैं, बल्कि वे अंतर्दृष्टि को महत्व देते हैं। किसको देते हैं? अंतर्दृष्टि को। जब आप अपने अंदर झाँकते हैं, उसको भी ये उसी को क्या करते हैं? महत्व देते हैं। और प्रत्येक शिक्षक को बालक को अंतर्दृष्टि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति में सहायता करनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं जितने भी शिक्षक होते हैं, उनका काम ये होना चाहिए कि जो बालक हैं, वो अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा क्या कर सकें मेरे प्यारे दोस्त? ज्ञान प्राप्त कर सकें। उसमें वो क्या करें मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षक जो हैं वो उन बालकों की मदद करें, उनकी सहायता करें, ठीक है? आगे लिखते हैं, अतः ज्ञान की खोज में अंतर्दृष्टि क्या है मेरे प्यारे दोस्त? एक महत्वपूर्ण विधि है। बताते हैं, अगर आप किसी भी ज्ञान की खोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए अंतर्दृष्टि क्या हो जाती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, जो कि बौद्ध जी के साथ हुआ था। महात्मा बुद्ध जी की जब बात करते हैं, तो उनको ऐसा माना जाता है कि उनका जब जन्म हुआ तो एक पंडित जी आए थे बहुत बड़े, तो उन्होंने बताया या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी। तो राजा चाहते थे कि ये राजा ही बने, सम्राट बने, लेकिन विधि कुछ और ही थी, उनको सन्यासी बनना था, ऐसा उनके नियत में था, ऐसा उनकी प्रकृति में था। तो उनको सन्यासी ना बनना पड़े, इसके लिए उन्होंने क्या किया, राजपाट के जितने सुख हो सकते हैं सारे सुख दे दिए, हर प्रकार से। फिर उन्हीं सुखों को देखा उन्होंने कि ये क्या है, कुछ नहीं है, ये भोग विलास, इतने सारे चीज़ें, ये सब बेकार हैं, नश्वर हैं, आज ये है कल वो है, यही सब सोचे उनको अंदर से ही ज्ञान हुआ और भैया वो घर त्याग दिए और जाके आगे क्या बन गए, महात्मा बुद्ध बन गए, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन परस्पर किस प्रकार संबंधित है, आपको यहाँ पर बताना है। मतलब सांख्य दर्शन जो है आपका और योग दर्शन, इसमें कौन कौन सी कॉमन बातें हैं या किस प्रकार से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि योग दर्शन के रचयिता कौन है। आप बताएंगे महर्षि पतंजलि जी हैं। कौन है? महर्षि पतंजलि जी हैं। योग सांख्य और योग दर्शन का विवेचन मेरे प्यारे दोस्त एक दूसरे के पूरक में किया जाता है। मतलब कहते हैं जब कभी भी सांख्य दर्शन की बात की जाती है या फिर योग दर्शन की बात की जाती है, तो ऐसे बात करते हैं कि जैसे मानो सांख्य जो है वो योग के लिए बना हो और योग जो है वो सांख्य के लिए बना हो। ये दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। माना जाता है कि सांख्य दर्शन में तत्व चिंतन है, जबकि योग दर्शन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन का मार्ग प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जब सांख्य दर्शन की बात होती है, तो इसमें हम केवल तत्व चिंतन के बारे में बात करते हैं। तत्व 25 तत्वों के बारे में इसमें बात की गई है। कभी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पुरुष जिसे आत्मा कहते हैं, और ज्ञानेंद्रियां, और ऐसे कई सारी हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है आप क्या करेंगे, वो बताते हैं कि वहाँ पर तत्वों के बारे में चिंतन किया जाता है, बात की जाती है। जबकि जब हम योग दर्शन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, उनमें हमें कौन-कौन से साधन का उपयोग करना चाहिए, उन सभी का जो है मार्गदर्शन कौन करता है आपका, वो आपका योग दर्शन करता है। आगे बताते हैं, योग जो है मेरे प्यारे दोस्त, वो आत्मदर्शन का क्या है, साधन है। योग क्या है? आप अगर आत्मदर्शन करना चाहते हैं, आप दर्शन पता चला ना कि अंदर, खुद के अंदर झाँकना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा कौन मदद करेगा? योग करेगा, जिससे जीव और ब्रह्म का मिलन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जो जीव होता है और जो ब्रह्म, ब्रह्म जो ईश्वरीय शक्ति है, जो सभी को चला रही है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो जीव और ब्रह्म का क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त? मिलन हो जाता है और अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अंतिम लक्ष्य किसे कहा गया है? मोक्ष को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, किसको कहा गया है? मोक्ष को कहा गया है। तो उससे क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कहा जा सकता है कि योग दर्शन योग संबंधी उपदेशों का या व्यवस्थित कथन है। मतलब बोलते हैं जो योग दर्शन है, ऐसा बताया जाता है, ये योग संबंधित क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? उपदेश या व्यवस्थित कथन हमें क्या करता है? बतलाता है। वस्तुतः सांख्य में जिन 3 प्रकार के दुखों का वर्णन किया गया है मेरे प्यारे दोस्त, उनसे मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग योग दर्शन द्वारा प्रकाशित किया गया है। मतलब बोलते हैं सांख्य दर्शन में जब आप बात करते हैं 3 प्रकार के दुख के बारे में, ठीक है? तो उन तीनों दुखों का जब से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? योग दर्शन का जो है सहारा लेना होगा। और योग दर्शन में ऐसा बताया भी जाता है कि
कैसे आप उन सारे तीनों दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यही कारण है कि सांख्य एवं योग एक दूसरे से संबंधित तथा परस्पर संपूरक हैं। और यही कारण क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि योग जो है और सांख्य दोनों दर्शन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से संबंधित भी हो जाते हैं और एक दूसरे के पूरक भी हो जाते हैं। आई होप ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कभी कोई पेमेंट नहीं मांगता कि भैया फलाने एक काम करो, हम पूरा संपूर्ण कोर्स करा देंगे, आपको इतने रुपए देना होगा, कोई फीस नहीं लगती है। कभी अगर मान लो ऐसी भविष्य में ज़रूरत पड़ती है, टीचर्स वगैरह हायर किए जाते हैं, तो वो बात अलग की हो जाएगी, क्योंकि उनको भी पेमेंट करना रहेगा। मैं आपसे केवल एक लाइक मांगता हूँ, कमेंट मांगता हूँ और अच्छा सा छोटा सा जो है प्यार आपकी तरफ से अगर हो सके तो वो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस खुश हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि आपकी तरफ से तो कुछ नहीं खर्च होता है, यूट्यूब थोड़ा बहुत अपना इनकम करवा देता है। ठीक है, क्योंकि इनकम भी जरूरी है। चलिए, अब बात करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है विशिष्टाद्वैत। हाँ, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, क्या विशिष्ट अद्वैत वेदांत के छात्र संकल्पना संबंधित मूल विचार क्या है। मतलब बोलते हैं जो विशिष्ट अद्वैत वेदांत है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें छात्र के बारे में क्या सोचा गया है, छात्र के बारे में क्या बताया गया है, छात्र कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। मतलब आप इतने जो यहाँ पर क्लिष्ट वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, इनको सोचकर घबराइएगा मत। आपको जो पेपर मिलता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है, तो अगर हिंदी में ना समझ में आए, एक बार आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलिए, तो आप बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त जो विशिष्ट अद्वैत वेदांत है आपका, उसमें छात्र के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला बताया गया है कि प्रत्येक छात्र का स्वतंत्र अस्तित्व है। क्या है, वो स्वतंत्र होता है। प्रत्येक छात्र क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्येक छात्र का व्यक्तित्व गरिमामय है तथा अद्वितीय है। क्या बताते हैं, जितने भी छात्र होते हैं सभी का व्यक्तित्व, जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा होता है, गरिमामय होता है तथा अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा दूसरा कोई ना हो, जिसके तरह दूसरा कोई ना हो, उसे हम अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, तो क्या बताते हैं, गरिमामय है तथा अद्वितीय है। तीसरा बताते हैं व्यक्ति समष्टि से ऊपर है। समष्टि से क्या है मेरे प्यारे दोस्त, ऊपर है, क्योंकि समष्टि व्यक्ति का ही प्रतिमानित रूप है। क्या बताते हैं, व्यक्ति जो है वो समष्टि से ऊपर होता है, क्योंकि जो समष्टि होता है वो व्यक्ति का ही क्या होता है, एक प्रतिमानित रूप होता है। आगे बताते हैं प्रत्येक छात्र की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी छात्र होते हैं उनकी क्या होती है, कुछ स्वतंत्र इच्छा शक्तियां होती हैं, जिनकी रक्षा करनी चाहिए। जो उनकी स्वतंत्र रूप से इच्छा शक्तियां होती है कि हमको ये करना है, तो उनको आपको इच्छा उनकी रखनी चाहिए, उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। उनको ये नहीं बताना चाहिए कि नहीं ये गलत है, सब कुछ सही है। आजकल के समय में गलत क्या है, कुछ नहीं गलत है। ठीक है, चलिए आगे आप लिखेंगे सभी छात्र समान हैं, चाहे वे किसी जाति के हों या फिर धर्म के हो अथवा वर्ण के हों। मतलब बताते हैं कोई भी छात्र हो, सभी छात्र समान होते हैं। वो किसी भी छात्र जाति से बिलोंग करता हो, किसी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी वर्ण से बिलोंग करता हो। अतः मेरे प्यारे दोस्त, संकीर्णता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव अनुचित है। मतलब बोल रहे हैं अगर आप इस आधार पर जो है छोटी छोटी बातों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो यह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप विशिष्ट अद्वैत वेदांत में छात्र की संकल्पना के बारे में जो है बता सकते हैं। चलिए, आई होप ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न भी क्या हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्लियर हो गया होगा। चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको भी समय देना पड़ेगा अगर अच्छे से पेपर करना चाहते हो तो। चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वेदांत में ज्ञान का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, आपको यहाँ पर बताना है। मतलब जो वेदांत दर्शन है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, कितने रूपों में बांटा गया है, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि वेदांत में ज्ञान को दो रूपों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला आपका आता है मेरे प्यारे दोस्त पारमार्थिक, और जिसे हम क्या कहते हैं, सतत ज्ञान कहते हैं। पारमार्थिक या फिर सतत ज्ञान कहते हैं। और दूसरा आ जाता है लौकिक, जिसे हम व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं पारमार्थिक ज्ञान या फिर जिसे सतत ज्ञान कहते हैं, वो क्या होता है। तो लिखेंगे यह वह ज्ञान है मेरे प्यारे दोस्त जो सनातन सत्य और शाश्वत होने के कारण आत्मा का बोध कराता है। क्या होता है, ये सनातन होने के कारण, सत्य होने के कारण तथा शाश्वत होने के कारण ये हमें हमारी आत्मा का बोध कराता है। जैसे कि साहित्य कोई भी आप उठा के लिख लीजिए, कोई दर्शन ले लीजिए, कोई कला ले लीजिए, या फिर कोई भी धर्म ले लीजिए, और भी सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं लौकिक अथवा व्यवहारिक ज्ञान। तो मेरे प्यारे दोस्त, यह ऐसा ज्ञान होता है जिसमें सापेक्ष प्रकृति तथा सतत एवं असतत का मिश्रण होने के कारण यह ज्ञान क्या होता है, परामार्थिक
परामार्थी ज्ञान की अपेक्षा निम्न होता है। मतलब बताते हैं कि इसमें क्या होता है, सापेक्ष प्रकृति तथा सतत एवं असतत का मिश्रण होता है। सतत का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त लगातार, ठीक है, और असतत का मतलब होता है बिना लगातार मिश्रण होने के कारण क्या होता है, यह ज्ञान परमार्थी होता है और मेरे प्यारे दोस्त परमार्थी की अपेक्षा निम्न होता है। जैसे कि इसमें कौन कौन से विषय आ जाते हैं, जैसे गणित आ जाता है, भौतिक विज्ञान आ जाता है, सामाजिक ज्ञान आ जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जगत से जुड़े, प्रकृति से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट हो जाते हैं, जितने भी विषय होते हैं, वही सारे क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 5वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय शिक्षा में वेदांत से प्रभावित प्रमुख विद्वानों ने क्या योगदान दिया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। मतलब बोलते हैं कि जो भारतीय शिक्षा है, इसमें ऐसे विद्वानों के बारे में बताना है जो क्या रहे हैं, वेदांत से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। उन विद्वानों ने जो है अपना क्या योगदान दिया है शिक्षा में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि भारतीय दार्शनिक चिंतन में श्री शंकराचार्य तथा श्री रामानुज के बाद भी जो कुछ चिंतन हुआ है वह किसी न किसी रूप में वेदांत का ही पुनर्व्याख्या थी। मतलब बताते हैं कि जब भारतीय दर्शन के चिंतन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो उसमें आपका एक नाम आता है शंकराचार्य और एक आपका आता है श्री रामानुज। इन दोनों के बारे में बात करें तो इन दोनों के बाद जो है जो कुछ भी चिंतन हुआ है, ठीक है, किनके किनके, श्री शंकराचार्य जी के और श्री रामानुज के जो बाद की बात करते हैं, इसके बाद जो कोई भी चिंतन हुआ है वो किसी ना किसी, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो क्या है, वेदांत का पुनर्व्याख्या है। क्या है, वेदांत की ही क्या किए हैं, फिर से व्याख्या करने का प्रयास किए हैं। आधुनिक भारत के निर्माताओं में गांधी, टैगोर, विवेकानंद, श्री अरविंद आदि ने नाम लिए जाते हैं। मतलब बोलते हैं जब आधुनिक भारत की हम बात करते हैं, जो आधुनिक भारत के निर्माता हुए हैं, उनमें से जब हम बात करते हैं तो उसमें गांधी का नाम, टैगोर का नाम, विवेकानंद जी का नाम और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त श्री अरविंद जी का नाम जो है क्या आ जाता है, मुख्य रूप से आ जाता है। इन सभी का दर्शन किसी न किसी रूप में वेदांत दर्शन है। बोलते हैं कि इन सभी का दर्शन कैसा है, किसी न किसी रूप में किसका दर्शन हो जाता है, वेदांत से संबंधित हो जाता है। यदि गांधी, टैगोर आदि ने भारतीय शिक्षा को प्रकाशित किया है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसे वेदांतिक प्रभाव मानना ही उचित है। मतलब बताते हैं कि अगर हम बात करें गांधी और टैगोर के बारे में, और भी लोग जो हुए हैं, ठीक है, जैसे कि विवेकानंद जी जी हुए हैं, तो इन्होंने जो भारतीय शिक्षा को प्रकाशित किया है, तो इसका अगर आप कारण मानना चाहें तो यही मान सकते हैं कि यह जो है वेदांत का ही कारण, वेदांत के कारण ही ऐसा संभव हो सका है, वही ये कारण था। ठीक है, आगे आप लिखेंगे शिक्षा में लोकतांत्रिक परंपरा के समावेश को वेदांत का ही परिणाम माना जाता है। मतलब बोलते हैं शिक्षा में जो आपको लोकतांत्रिक परंपरा देखने को मिलती है मेरे प्यारे दोस्त, जो आपको लोकतांत्रिक परंपरा देखने को मिलती है, इसका जो परिणाम है वो किसका है, वो वेदांत का ही परिणाम माना जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो 6ठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के प्रमाण हेतु किन साधनों को स्वीकार किया गया है। मतलब बोलते पूछते हैं कि जो न्याय दर्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें कहते हैं जब प्रत्यक्ष का प्रमाण लेना होता है तो उसमें हम किन साधनों को स्वीकार करते हैं, किन किन साधनों के द्वारा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि न्याय दर्शन में ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है। क्या बोलते हैं, जो प्रत्यक्ष है वही क्या है, प्रमाणित है। इस प्रकार से बताते हैं, आगे लिखते हैं, यही कारण है कि न्याय दर्शन प्रत्यक्ष के निर्माण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग पर बल देता है। और यही कारण बताते हैं कि जो न्याय दर्शन है वो क्या करते हैं, जब प्रत्यक्ष के निर्माण के बारे में बात की जाती है तो उसमें श्रव्य दृश्य का मतलब कि ऐसा कोई सामग्री हो जिसको हम देख सकें और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त सुन भी सकें, उसी को श्रव्य दृश्य कहते हैं। तो उसके उपयोग पर ये क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, ज्यादा बल देता है। जैसे कि भौगोलिक परिस्थितियों का अवलोकन, सामाजिक परिस्थितियों का अवलोकन, नाटकीकरण, ठीक है, स्थानीय स्थानों स्थानीय स्थानों का परिभ्रमण आदि। क्या बताते हैं, जब भौगोलिक परिस्थितियों का आप अवलोकन करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जैसे भौगोलिक परिस्थितियां हैं इनके बारे में जब आप जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, या फिर सामाजिक जो परिस्थितियां हैं इनका अवलोकन करते हैं, या कोई भी नाटकीकरण का मतलब कोई भी नाटक के द्वारा जो है आपके सामने कोई भी तथ्य रखा जाता है, या फिर स्थानीय स्थानों का परिभ्रमण, किसी भी स्थान का आप परिभ्रमण करते हैं, तो वे सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। न्याय दर्शन के अनुसार बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो ये साधन प्रत्यक्ष के अस्थितीकरण तथा दृढ़ीकरण के लिए भी उपयोगी हैं। क्या बताते हैं, जो न्याय दर्शन है इसके अनुसार बात करें तो जो साधन है, साधन प्रत्यक्ष के स्थिरीकरण
जो प्रत्यक्ष है वो स्थिर रह सके एवं दृढ़ रह सके, उसके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें उपयोगी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप छठे नंबर का भी जवाब दे दीजिएगा। सातवां नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि महर्षि अरविंद के अनुसार देखें मेरे प्यारे दोस्त, तो उन्होंने शिक्षा का अर्थ क्या बताया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि श्री अरविंद जो हैं आपके, या फिर महर्षि अरविंद जो हैं, उनके अनुसार देखें तो मात्र सूचना एकत्र करना या फिर सूचना प्रदान करना ही, क्या मेरे प्यारे दोस्त, करना ज्ञान की नींव नहीं हो सकती है। ये आपके कौन मानते हैं? ये आपके श्री अरविंद जी मानते हैं। वो मानते हैं कि जब आप कहीं भी सूचना एकत्र करते हैं, सूचना एकत्र करने का मतलब ये हुआ कि आप क्या करें, सभी देश की राजधानी याद कर लें, सभी राज्य की राजधानी याद कर लें। तो ये जो है आपका ज्ञान नहीं है, ये किसी को भी ज्ञान हो सकता है, किसी को भी पता हो सकता है, किसी को भी याद हो सकता है। ये इसको इसका नींव नहीं मानते हैं, बताते हैं सूचना अधिक से अधिक वह सामग्री हो सकती है जिसके द्वारा जानने वाले अपने ज्ञान की वृद्धि कर सके, अथवा वह बिंदु हैं। मतलब बताते हैं कि जो आप ये सूचना एकत्रित करते हैं या सूचना जो है ग्रहण करते हैं, ये अधिक से अधिक वो सामग्री हो सकती है जिसके द्वारा आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि इससे हमारा ज्ञान बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ जहाँ से प्रारंभ किया जाए या नई खोजों को निकलना प्रारंभ किया जाए, अतः वह शिक्षा जो मात्र सूचना देने अथवा तथ्य प्राप्त करने तक सीमित रहती है, शिक्षा नहीं है। ये आपके कौन बताते हैं? महर्षि अरविंद जी बताते हैं कि जो बताते हैं कि शिक्षा वह शिक्षा मेरे प्यारे दोस्त जो मात्र सूचना देती हो या फिर मेरे प्यारे दोस्त आपको किसी भी प्रकार के तथ्य प्रदान करती हो या वहीं तक वो सीमित रहती हो, तो वो आपकी शिक्षा नहीं कहलाएगी। किसके अकॉर्डिंग? महर्षि अरविंद के अकॉर्डिंग। उन्होंने शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहा है कि शिक्षा जो है वो मानव के मस्तिष्क एवं आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। क्या करती है? जो शिक्षा होती है वो मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका, और साथ ही साथ उसकी आत्मा की जो शक्तियाँ होती हैं, मानव के मस्तिष्क की जो शक्तियाँ होती हैं और साथ ही साथ उसके आत्मा की जो शक्तियाँ होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन शक्तियों का निर्माण करना ही क्या होता है? शिक्षा कहलाता है। और उसमें ज्ञान, चरित्र एवं संस्कृति का उत्कर्ष करती है। क्या करती है? उनके अंदर ज्ञान बढ़ाती है, उनका ज्ञान बढ़ाती है, उनके चरित्र का निर्माण करती है एवं संस्कृति का क्या करती है मेरे प्यारे दोस्त? उत्कर्ष करती है। यही सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपकी शिक्षा कहलाती है। किसके अकॉर्डिंग? महर्षि अरविंद जी के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा। 8वें नंबर जो प्रश्न है आपसे पूछ रहा है कि वेदांत दर्शन को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि वेदांत दर्शन को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, या वेदांत दर्शन की 2 शाखाएँ मानी जा सकती हैं। कौन-कौन सी? पहला अद्वैत वेदांत मेरे प्यारे दोस्त, और दूसरा आपका विशिष्ट अद्वैत वेदांत। ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त अद्वैत वेदांत के बारे में आप लिखेंगे कि वेदांत की अद्वैत वेदांत शाखा के अधिक प्रवर्तक जो है आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य। आदि का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त पुराने, सबसे पुराने, पुराने की जब बात की जाए तो सबसे पुराने प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य माने जाते थे। उनके बाद जो कुछ भी लिखा गया वह सब वेदांत की शाखा उपशाखा के रूप में वेदांत का ही पुनर्व्याख्यान मानी जाती है। मतलब बोलते हैं शंकराचार्य के बाद जो कुछ भी लिखा गया मेरे प्यारे दोस्त वो वेदांत की ही शाखा मानी गई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या उसकी शाखा थी या फिर उप शाखा थी, और जिसमें हमें क्या मिलता है? वेदांत का ही फिर से व्याख्यान। पुनर का मतलब होता है फिर से, और व्याख्यान का मतलब होता है डिस्क्राइब मेरे प्यारे दोस्त, व्याख्या करना, वही होता है। ठीक है? तो इस प्रकार से अद्वैत वेदांत बता सकते हैं। दूसरा बताते हैं विशिष्ट अद्वैत वेदांत। इसके बारे में आप लिखेंगे कि वेदांत की दूसरी शाखा क्या रही है? विशिष्ट अद्वैत वेदांत कहलाती है, जिसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? श्री रामानुजाचार्य जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? श्री रामानुजाचार्य जी मानते हैं। अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत वेदांत में वेदांत के 2 सीमांत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और शिक्षा की दृष्टि से दोनों का अपना स्थान है। मतलब बोलते हैं कि जब आप अद्वैत वेदांत की बात करते हैं या विशिष्ट अद्वैत की वेदांत की बात करते हैं, तो इन दोनों के बारे में जब बात करते हैं तो इनकी दोनों की एक अपनी अलग-अलग दृष्टिकोण है मेरे प्यारे दोस्त, और वो दोनों दृष्टि शिक्षा में जो है अपना अलग ही स्थान रखती हैं, चाहे वो अद्वैत वेदांत हो, चाहे विशिष्ट अद्वैत वेदांत हो। ठीक है? तो इस प्रकार से आप बता दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि वेदांत के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि वेदांत के अनुसार शिक्षा
का एकमात्र लक्ष्य क्या है? विद्यार्थी को अज्ञान से मुक्त मुक्त करे। क्या करे मेरे प्यारे दोस्त? जो वेदांत है इसकी वेदांत के अनुसार देखें तो शिक्षा का जो है एकमात्र लक्ष्य क्या हो जाता है कि विद्यार्थी जो है वो अज्ञान से मुक्त हो। अज्ञान से मुक्त हो मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ज्ञान की ज्ञान की प्रतीति करवाना, प्रतीत करवाना मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति करवाना, यहाँ पर आप कह सकते हैं ज्ञान से परिचित करवाना, जिससे कि वह विद्या तथा अविद्या में विवेकपूर्ण भेद कर सके, जिससे कि वो पता चल सके कि क्या विद्या है मेरे प्यारे दोस्त और क्या विद्या है। इन दोनों को विवेकपूर्ण तरीके से क्या कर सके मेरे प्यारे दोस्त, इसमें भेद कर सके, इनमें अंतर बता सके, सत्य एवं मिथ्या का अंतर समझ सके। क्या सत्य है क्या गलत है, मिथ्या क्या होता है, गलत को कहते हैं, तो बोलते हैं कि क्या सत्य है क्या गलत है, इसका भी ज्ञान उसके अंदर हो, जिससे वो निर्धारित कर सके क्या सही है क्या गलत है, और अपने आप में अनंत ज्ञान एवं अनंत शक्तियों को पहचान सके। मतलब उसके अंदर जो अनंत ज्ञान और अनंत शक्तियां समाहित हैं उनसे भी वो परिचित हो सके। अविद्या के दूर होने से दूर होने पर मेरे प्यारे दोस्त तो मुक्ति ही हो ही जाती है। मतलब बोलते हैं अगर आपकी अविद्या दूर हो जाए, मतलब विद्या आपको प्राप्त हो जाए, तो आपको लगभग मान के चलिए मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। परंतु शिक्षा का कार्य छात्रों को इस विवेक ज्ञान का निरंतर विकास करने के लिए सक्षम बनाना है, जिससे कि वह भावी जीवन में अज्ञान अज्ञान से पूर्णतः मुक्ति पाकर गरिमामय जीवन बिता सकें। मतलब बोलते हैं कि अगर हम बात करें तो शिक्षा का कार्य मेरे प्यारे दोस्त यही होता है कि वो क्या कर सके, जो उसके विवेक ज्ञान है, विवेक उसका जो विवेक ज्ञान है मेरे प्यारे दोस्त, उसका क्या हो, लगातार विकास हो, और जिसके लिए वो सक्षम बन सके। क्या सक्षम बन सके कि मेरे प्यारे दोस्त जो उसका भावी जीवन आने वाला जीवन है उसमें अज्ञान से पूर्ण रूप से क्या पा सके, मुक्ति पा सके और गरिमामय जीवन अपना बिता सके। तो इस प्रकार से जो है आप वेदांत दर्शन के अनुसार जो है क्या बता सकते हैं, शिक्षा के लक्ष्य बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। आपसे पूछ रहा है कि न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान की विधि क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि न्याय दर्शन में जो है ज्ञान प्राप्ति हेतु जिस विधि का प्रयोग की चर्चा मिलती है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें आगमन और निगमन दोनों के सिद्धांत विद्यमान है। मतलब बोलते हैं कि जब हम न्याय दर्शन की बात करते हैं तो उसमें जब हम ज्ञान प्राप्ति के लिए जिन जिन विधियों की बात करते हैं, जिन जिन विधियों का प्रयोग करते हैं, या जिन जिन विधियों का हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आप बताएंगे उनमें आगमन और निगमन दोनों के सिद्धांत क्या हैं, विद्यमान हैं, दोनों के सिद्धांत बताए गए हैं। अतः अपने मूल रूप से यह वैज्ञानिक विधि कही जा सकती है। क्या बोलते हैं कि अगर उसके मूल रूप में देखें तो उसके मूल रूप के अकॉर्डिंग हम उसको क्या वैज्ञानिक विधि कह सकते हैं। इसके 4 पद हैं। कितने पद हैं मेरे प्यारे दोस्त? कुल मिला के 4 पद बताए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पद आपके यहाँ पर बताए गए हैं। तो पहला पद बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, परीक्षण से प्रारंभ करना। क्या? पहले आप परीक्षा करें, किसी के बारे में जानें, उसके ज्ञान का आकलन करें, फिर उसके हिसाब से आप उसकी तैयारी करवाना स्टार्ट करें। इसकी नींव पर प्रतिज्ञा या उपकल्पना को स्वीकारना। मतलब बोलते हैं इसकी जो नींव है उस पर आप क्या करें, प्रतिज्ञा और उपकल्पना को स्वीकारें। तीसरा बताते हैं प्रतिज्ञा की स्वीकृति के परिणाम से परिणाम निकालना। प्रतिज्ञा की जब आप स्वीकृति करते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है उसको निकालना। चौथा बताते हैं या जांचना कि परिणाम अनुभव से प्रमाणित होता है या नहीं। मतलब बोलते हैं कि ये आपको जांचना चाहिए। चौथा बताते हैं कि जो परिणाम है मेरे प्यारे दोस्त वो अनुभव से प्रमाणित होता है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि श्री अरविंद की शिक्षण पद्धति के मूल सिद्धांत क्या है, आपको यहाँ पर बताने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि करके सीखने पर बल देना, ये इनका जो है पहला सिद्धांत हो जाता है। दूसरे सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि सीखने में बालक को स्वतंत्रता प्रदान करना। मतलब कह रहे हैं जब भी बालक सीखे तो उसको स्वतंत्र रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाध्य हो किसी भी प्रकार से। तीसरा बताते हैं शिक्षण का माध्यम कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा, मतलब जो उसको अच्छे से आती है उसमें ही उसको पढ़ाया जाना चाहिए। चौथा बताते हैं कि बालक का सहयोग करना। क्या करना? बालक की हेल्प करना किसी भी चीज़ में। अगर मान लीजिए कोई भी कार्य वो कर रहा है, किसी भी प्रकार की चीज़ों के बारे में वो जानने का पढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो आप उसमें उसकी मदद करें। पांचवा बताते हैं स्व अनुशासन हेतु प्रेरित करना। मतलब वो खुद से ही अनुशासित रहे, दूसरों को उसके ऊपर अनुशासन ना करना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए, उसे प्रेरित करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। प्रेम और सहानुभूति के साथ शिक्षण। मतलब कह रहे हैं कि उसको जो भी सिखाएं, जो भी पढ़ाएं, वो प्रेम और सहानुभूति के साथ पढ़ाएं। ऐसा नहीं कि दुश्मनों की तरह पढ़ा रहे हैं, पटक के मार रहे हैं, 2-3 बार उठा के दीवारें में लड़ा दिए, खोपड़ी उपड़ी फोड़ दिए, तो ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है।
सातवां बताते हैं कि बालकों की रुचि का अध्ययन मेरे प्यारे दोस्त, ये इनका जो है सातवां सिद्धांत हो जाता है। और आठवां बताते हैं बालकों की रुचि का अध्ययन, मतलब कि बालक का इंटरेस्ट किस में है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना। और आठवां बताते हैं कि बालक की क्षमताओं का समुचित प्रयोग, मतलब बोल रहे हैं कि जो उसकी कैपेसिटी है उसका आप अच्छे से प्रयोग करें और उसको जो है लाभान्वित करें। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि इस्लाम दर्शन के अनुसार बात करें तो पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि इस्लामिक दर्शन मूलतया जो है धर्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? धर्म पर आधारित है। और जिसमें लौकिकता को भी पर्याप्त प्रश्रय दिया गया है, मतलब बोलते हैं जिसमें लौकिकता के बारे में भी जो है काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। लौकिकता का मतलब हुआ कि आप इस जिस भौतिक जगत में रह रहे हैं इससे संबंधित चीज़ों के बारे में भी। ठीक है, आगे लिखते हैं इसके अनुसार यह दर्शन जो है पाठ्यक्रम को दो आधारों पर वर्गीकृत करता है। मतलब बोलते हैं कि ये जो दर्शन है ये अपने पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटता है। पहला जो है वो धार्मिक पाठ्यक्रम और दूसरा जो है आपका लौकिक पाठ्यक्रम। तो पहले हम बात करते हैं लौकिक पाठ्यक्रम के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लौकिक पाठ्यक्रम। इसमें आप लिखेंगे कि लौकिक जो पाठ्यचर्या है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें अरबी तथा फारसी भाषाएं एवं उसके साहित्य, अंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इस्लामी कानून, यूनानी चिकित्सा और विभिन्न कला कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा को स्थान दिया गया है। मतलब बोलते हैं जो लौकिक पाठ्यक्रम है इसमें क्या करते हैं, इसमें अरबी भाषा के बारे में आपको पढ़ना होगा, फारसी भाषा के बारे में पढ़िए, साहित्य के बारे में, उनके जो और भी फारसी साहित्य हैं उनके बारे में पढ़िए, अंक गणित के बारे में पढ़िए, ज्यामिति के बारे में पढ़िए, इतिहास भूगोल के बारे में पढ़िए, अर्थशास्त्र की जानकारी प्राप्त कीजिए, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र की, ज्योतिष शास्त्र की जानकारी प्राप्त कीजिए और इस्लामी जो कानून है उनके बारे में भी, और साथ ही साथ यूनानी चिकित्सा के बारे में और कला कौशलों एवं व्यवसायों की भी शिक्षा आपको यहाँ पर प्राप्त करनी होती है, जो आपको इंटरेस्ट हो जैसा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं धार्मिक पाठ्यक्रम के बारे में। तो लिखेंगे धार्मिक पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो धार्मिक पाठ्यचर्या में मेरे प्यारे दोस्त पहला तो आपका कुरान शरीफ आ जाता है जिसको पढ़ना होता है, इस्लामी इतिहास आ जाता है, इस्लामी साहित्य आ जाता है, सूफी साहित्य आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और शरिया जिसे हम क्या कहते हैं इस्लामी कानून के नाम से भी जानते हैं। इन सारी चीज़ों को जो है धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे आप कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार बात करें तो जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है, जो चरित्र निर्माण करती है, जो समाज सेवा की भावना विकसित कर नहीं करती है, ठीक है, ऐसी शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। क्या बताते हैं स्वामी विवेकानंद जी? बताते हैं कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन के लिए तैयार नहीं करती है, जो जनसाधारण है उसके जीवन में जो जो भी संघर्ष आने वाले हैं उसके लिए अगर आप उस शिक्षा से तैयार नहीं हो पाते हैं, जो चरित्र निर्माण नहीं करती है, मतलब बोलते हैं जो चरित्र का निर्माण भी नहीं कर पाती है मेरे प्यारे दोस्त, और साथ ही साथ जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती है, आपके अंदर समाज सेवा की भावना नहीं विकसित करती है, तो ऐसी शिक्षा का कोई लाभ नहीं होता है। वे सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में कौन नहीं थे आपके? तो स्वामी विवेकानंद जी नहीं थे, अपितु व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। मानते थे व्यक्ति की शिक्षा ही उसे भविष्य के लिए तैयार करती है। क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति की शिक्षा होती है, व्यक्ति का एजुकेशन होता है, वही क्या करती है, भविष्य के लिए उसे तैयार करती है। इसीलिए शिक्षा में उन तत्वों का होना आवश्यक है। क्या बताते हैं? इसीलिए जो शिक्षा है उसमें जो ये तत्व बताए जाते हैं उनका होना क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, जो उसके भविष्य के लिए संपूर्ण हो। क्या हो? जो उसके भविष्य के लिए क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, संपूर्ण हो। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में देखें तो उन्होंने शिक्षा को बताते हुए बताया है कि तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनाना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। मतलब बोलते हैं कि तुमको क्या करना होगा, जो कार्य के जितने भी क्षेत्र हैं सभी में आपको व्यवहारिक बनाना पड़ेगा। व्यवहारिक का मतलब देखिए, सैद्धांतिक व्यवहारिक दो होता है। सैद्धांतिक का मतलब ये होता है कि आपके दादा बोल बोल गए थे कि भैया जो है तुम साइकिल से ही चलना, तो तुम साइकिल से ही चल रहे हो, क्योंकि दादाजी का सिद्धांत था साइकिल से ही चलना। लेकिन भैया समय धीरे धीरे बदल रहा है, लोग मोटरसाइकिल ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, ठीक है, अभी तो बैटरी वाला सब कुछ आ गया, हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, तो आप उड़ो ही मत।
तो ये क्या हुआ कि सैद्धांतिक, ये आप फिर क्या कर रहे हैं, आपके दादाजी बोल गए थे कि भैया जो साइकिल से चलना, लेकिन आप कुछ दिन साइकिल से चले, आपको नहीं समझ में आया, मोटरसाइकिल आई, आपने मोटरसाइकिल कार ले लिया, अब हवाई जहाज से भी उड़ रहे हैं, तो ये आप व्यवहारिक हो गए। अगर एक ही बात को आप पकड़ के चल रहे हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वो सैद्धांतिक हो जाता है। और अगर आप उसमें जो है अनुभव के आधार पर या फिर जो जैसा समय है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज होते रहते हैं, तो वो आपका व्यवहारिक कहलाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बता सकते हैं। तो बोलते हैं कि जो सिद्धांतों का ढेर है मेरे प्यारे दोस्त, उसने संपूर्ण देश मतलब पूरे देश का क्या कर रखा है, विनाश कर रखा है। ये आपके कौन बताते हैं, स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं। 14 नंबर प्रश्न यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुरूप किन शिक्षण विधियों को शिक्षा में स्थान दिया जाता है। मतलब बोलते हैं जो न्याय दर्शन है मेरे प्यारे दोस्त, इसके जो सिद्धांत हैं इसके अनुरूप देखें तो शिक्षण विधियों में शिक्षण विधियों को शिक्षा में मतलब किन प्रकार की ऐसी शिक्षण विधियां हैं, कैसी ऐसी टीचिंग सिस्टम है मेरे प्यारे दोस्त, जिनको शिक्षा में स्थान दिया जाता है न्याय दर्शन में। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि न्याय दर्शन के अनुसार देखें तो वे सभी साधन या विधियां जो प्रत्यक्ष ज्ञान के अस्थिरीकरण एवं दृढ़ीकरण के साथ के लिए उपयोगी है मेरे प्यारे दोस्त, उन्हें शिक्षा में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये आपके कौन बताते हैं, न्याय दर्शन में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि वह साधन, वे सभी साधन, वे सभी विधियां जो क्या करें, आपको प्रत्यक्ष ज्ञान के स्थिरीकरण स्थिरीकरण और दृढ़ीकरण, स्थिरीकरण और दृढ़ीकरण का मतलब कि क्या, उसके बारे में जैसे आप कोई भी ज्ञान प्राप्त किए तो उसमें परिवर्तन ना हो, ठीक है, और वो दृढ़ भी रहे, उसके लिए अगर उपयोगी है तो उन्हें क्या कर सकते हैं, हम शिक्षा में प्रयुक्त कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि ऐसी प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं जो यहाँ पर बताई गई। पहला बताया गया है चिंतन विधि, दूसरा बताते हैं आगमन निगमन विधि, तीसरा बताते हैं तर्क विधि, चौथा बताते हैं प्रयोगशाला विधि, पांचवा बताते हैं वैज्ञानिक विधि, छठा बताते हैं प्रत्यक्ष विधि, सातवां बताते हैं विचार विमर्श विधि, आठवां बताते हैं विश्लेषण संश्लेषण विधि, नौवां बताते हैं व्याख्यान विधि, दसवां बताते हैं स्वाध्याय विधि, 11वां बताते हैं समस्या विधि, 12वां बताते हैं व्याख्या विधि, 13 बताते हैं शब्द प्रणाली विधि मेरे प्यारे दोस्त, और बताते हैं कि खेल विधि अथवा सिखर के सीखना है 14 नंबर, और 15 बताते हैं योजना विधि आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इन सारी विधियों के बारे में आराम से बता सकते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न के बारे में पूछें तो 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इस्लामी दर्शन की सामान्य विशेषताएं क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि इस्लामी दर्शन की जो सामान्य विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। पहला बताया गया है इस्लामी दर्शन क्या है, अद्वैतवादी है। मतलब कैसा है, अद्वैतवादी, अद्वैत का मतलब बताए थे ना, जिसके तरीके से दूसरा ना हो। दूसरा बताते हैं इस्लामी दर्शन निराकार ईश्वर खुदा में विश्वास करता है। मतलब बोलते हैं जो इस्लामी दर्शन है वो ऐसे ईश्वर के बारे में बात करता है जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसको हम खुदा कहते हैं। ठीक है, बोलते हैं तीसरा बताते हैं स्वर्ग नरक पाप पुण्य को इस्लामी दर्शन मानता है। मतलब वो मानता है कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, पाप पुण्य ये भी होता है। तो इस सभी चीज़ों को क्या मानता है, इस्लामी दर्शन क्या करता है, मानता है। चौथा नंबर बताते हैं कि इस्लामी दर्शन पाक व साफ आचरण पर बल देता है। क्या करता है, जो इस्लामी दर्शन होता है वो पाक और साफ आचरण पर बल देता है। इस्लामी दर्शन कर्मवादी दृष्टिकोण रखता है। क्या करता है, वो कर्म में ज़्यादा विश्वास रखता है, कर्म के ऊपर मानता है, जैसा कर्म होगा वैसा जो है परिणाम मिलेगा। इस्लामी दर्शन अनुशासनवादी परंपरा को मानता है। क्या मानता है, जो इस्लामी दर्शन है वो अनुशासनवादी, जो परंपरा अनुशासन पर जोर देती है मेरे प्यारे दोस्त, उसको वो मानता है। आगे लिखते हैं 7वां नंबर की इस्लामी दर्शन में लौकिक सुखों को भी महत्व दिया जाता है। मतलब बोलते हैं जो इस्लामी दर्शन है उसमें लौकिक सुखों को क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से 15 विशेषताएं आप 15 नंबर प्रश्न में 7 विशेषताएं आप बता सकते हैं इस्लाम दर्शन की। ठीक है, इस्लामी दर्शन की। 16 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि टैगोर के शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, आपको यहाँ पर बतानी है। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे टैगोर के शिक्षा दर्शन को विश्व बोध दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो टैगोर का शिक्षा दर्शन है इसको विश्व बोध दर्शन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं यहाँ पर बताई गई। पहली विशेषता बताते हुए लिखते हैं कि शिक्षा के व्यापक स्वरूप की अवधारणा आपको यहाँ पर मिलेगी टैगोर की शिक्षा दर्शन में। मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रबल समर्थन देखने को मिलेगा। तीसरा बताते हैं कि प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृतियों का संगम भी देखने को मिलेगा। कला एवं साहित्य को महत्व भी दिया जाता है टैगोर की शिक्षा दर्शन में। पांचवा बताते हैं आदर्शवादी और प्रकृति
प्रकृतिवादी का समन्वय भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त आध्यात्मिक विकास का समर्थन भी देखने को मिलता है टैगोर के शिक्षा दर्शन में। तो ये जो है इनकी 6 विशेषताएं हैं टैगोर के शिक्षा दर्शन की, जो आप आराम से यहाँ पर अगर आपसे पूछे तो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न के बारे में पूछें तो 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गांधी जी के अनुसार बात करें तो शिक्षित होने और साक्षर होने में क्या अंतर है। मतलब गांधी जी ने जो है शिक्षित होने और साक्षर होने में क्या अंतर बताए हैं, क्या डिफरेंस बताए हैं, ये आपको यहाँ पर बनाना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि गांधी जी के अनुसार शिक्षित होने का अर्थ साक्षर होना नहीं है। मतलब बोलते हैं जब आप क्या हो जाएं, शिक्षित हो जाएं मेरे प्यारे दोस्त, तो वो साक्षर होना नहीं कहलाएगा। वे साक्षरता शिक्षा नहीं मानते हैं और साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते हैं। साक्षर का मतलब क्या हुआ कि आप लिखना पढ़ना जान जाएं तो शिक्षा, आप क्या हो गए, शिक्षित हो गए? नहीं, शिक्षित आप नहीं हुए हैं ना। वो अगर आप लिखना पढ़ना जानते हैं तो शिक्षित हुए हैं, और अगर आप शिक्षित हैं तो आप लिखना पढ़ना जाने ये जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? कौन मानते हैं? गांधी जी मानते हैं। वे इसे केवल ज्ञान का माध्यम मानते हैं। क्या मानते हैं? साक्षरता जो है, लिखना पढ़ना जो है, ये एक माध्यम है ज्ञान प्राप्त करने का। गांधी जी का कहना था मेरे प्यारे दोस्त कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही प्रारंभ है। मतलब बोलते हैं कि अगर आपको साक्षरता मतलब लिखना पढ़ना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपने शिक्षा का अंत कर दिया, आपको सभी चीजें आ गई, और ना ही आप इसको प्रारंभ मानेंगे कि यहाँ से आपकी शिक्षा प्रारंभ हो गई है। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। मतलब बोलते हैं ये एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, पुरुष या स्त्री को क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कबीरदास। कबीरदास जो है बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन पढ़े लिखे ना होने के बावजूद वो क्या थे, शिक्षित थे। ठीक है, उन्होंने अच्छे अच्छे ज्ञान हमें जो है बताए हैं, अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं, अपने अनुभव शेयर किए हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि वो पढ़े लिखे होते हैं, जिनको पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है, पर वो मेरे प्यारे दोस्त शिक्षित नहीं होते हैं, उनके पास ज्ञान का अभाव होता है। अतः शिक्षित होने का अर्थ साक्षर होने से है, साक्षर होने से नहीं है, अपितु शारीरिक मानसिक और आत्मा के सर्वोत्तम गुणों के सर्वांगीण विकास से है। मतलब बोलते हैं कि अगर आप बात करें तो शिक्षित होने का अगर अर्थ आप निकालें तो साक्षर होने से नहीं निकालिएगा। ठीक है, किससे नहीं निकालिएगा? साक्षर होने से नहीं निकालिएगा, आप निकालिएगा जब क्या हो, आपकी शारीरिक, ठीक है, शरीर मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम जो गुण है मेरे प्यारे दोस्त, उनका सर्वांगीण सभी तरीके से जब विकास हो जाए तो वही आप उसको मानेंगे। 18 नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के 5 मूलभूत अवधार क्या हैं, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा का जो शिक्षा दर्शन है उसके 5 मूलभूत आधार हैं, वो कौन कौन से हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि छात्रों को उत्तम वातावरण में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। क्या बोलते हैं कि जो छात्रों के उत्तम वातावरण है मेरे प्यारे दोस्त, ऊंचे अच्छे वातावरण है, उसमें क्या करनी चाहिए, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे उनका वैचारिक विकास हो, जिससे उनका क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, वैचारिक विकास हो सके। और दूसरा बताते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि छात्रों को नगर की गंदगी और अनैतिकता से दूर प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब बोलते हैं जो नगर की गंदगियां हैं, जो अनैतिकताएं समाज में फैली हुई हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनसे क्या हो, छात्र को दूर किया जाए, और जो प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में कहीं दूर ले जाकर के क्या करना चाहिए, उसको रख करके शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब जंगल वगैरह में, समझ रहे हो ना। तीसरा नंबर पूछ रहे हैं कि शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए और उसे भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण अध्ययन करना चाहिए। मतलब बोल रहे हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, राष्ट्रीय होनी चाहिए, जिसमें उसको भारत का जो अतीत रहा है, मतलब कि भूत रहा है मेरे प्यारे दोस्त, जो जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में ज्ञान हो, और साथ ही साथ भविष्य में क्या क्या चीज़ें अनुमान लगाया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनके बारे में भी उनको ज्ञान होना चाहिए। चौथा बताते हैं कि छात्रों में संगीत, अभिनय और चित्रकला की योग्यता का विकास किया जाना चाहिए। बताते हैं कि जो छात्र है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें संगीत के लिए, अभिनय के लिए और चित्रकला की ये जो सारी योग्यताएं होती हैं, इनका भी विकास करना चाहिए, इनको भी डेवलप करना चाहिए। पांचवा बताते हैं कि छात्र को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब बोलते हैं जो छात्र है उसको जो भारतीय विचारधारा है उसका और भारतीय जो समाज है इसकी जो पृष्ठभूमि है मेरे प्यारे दोस्त, इसके बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ये इस तरीके से आप पांचों यहाँ पर बता सकते हैं। आई होप 18 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि महर्षि अरविंद की राष्ट्रीय शिक्षा का क्या अर्थ है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि राष्ट्रीय भावना, स्वभाव, विचार और आवश्यकता के अनुसार प्रदान की जाने वाली शिक्षा
ही राष्ट्रीय शिक्षा है। क्या बताते हैं कि जो राष्ट्रीय भावना है मेरे प्यारे दोस्त, या जो राष्ट्रीय स्वभाव है, राष्ट्रीय विचार है, राष्ट्रीय आवश्यकता है, उसी के अनुसार जब आप क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं किसी को मेरे प्यारे दोस्त, तो वही आपकी क्या कहलाती है, राष्ट्रीय शिक्षा कहलाती है। सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा की नींव अपने ही विश्वासों, अपने मस्तिष्क और आत्मा के आधार पर डाली जाती है। क्या बताते हैं, जो सच्ची शिक्षा होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसकी नींव कैसे डाली जाती है, वो अपने विश्वास के आधार पर मेरे प्यारे दोस्त, अपने मस्तिष्क और अपनी आत्मा के आधार पर ही आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। शिक्षा जिसकी खोज में हम लगे हैं, क्या शिक्षा जो है, एजुकेशन जिसकी खोज में हम लगे हैं, वह शिक्षा नहीं, मतलब बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कहाँ थे, सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या है कि शिक्षा जिसकी खोज में हम क्या है मेरे प्यारे दोस्त लगे हैं, वह भारतीय आत्मा, उसकी आवश्यकता, स्वभाव व संस्कृति की उपयुक्त शिक्षा है। मतलब बोलते हैं शिक्षा जिसकी खोज में हम लगे हैं, वह क्या है, वह भारतीय आत्मा, भारतीय आवश्यकता, उसकी आवश्यकता, उसका स्वभाव, उसकी संस्कृति की उपयुक्त शिक्षा होती है मेरे प्यारे दोस्त। केवल ऐसी शिक्षा नहीं जो भूतकाल के प्रति आस्था रखती हो, ठीक है, बालक भारत की विकासमान विकासमान आत्मा के प्रति, उसके भावी आवश्यकता के प्रति, उसकी आत्मोत्पत्ति महानता के प्रति तथा उनकी शाश्वत आत्मा के प्रति आस्था रखती हो, उसी को राष्ट्रीय शिक्षा कहा जाता है। मतलब इनका केवल मोटी मोटा कहना यही है मेरे प्यारे दोस्त, कि शिक्षा का अर्थ केवल यही नहीं होना चाहिए कि वो केवल हमें हमारे देश के, हमारे भारत के अतीत के बारे में बताए, हमारा भविष्य कैसा हो सकता है, हमारा उत्कर्ष कैसे हो सकता है, ये इस तरीके से जो है कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी ज्ञान दे, वही आपकी क्या होती है, शिक्षा कहलाती है, वास्तविक शिक्षा कहलाती है। ये आपकी महर्षि अरविंद के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न के बारे में पूछें तो पूछ रहा है कि भारतीय दर्शन की आधुनिक अवधारणा क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे पहले दोस्त लिखेंगे कि शिक्षा दर्शन की आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत अवलोचनात्मक विश्लेषण पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, क्या बताते हैं, जो भारतीय दर्शन है उसकी जो आधुनिक अवधारणा मेरे पहले दोस्त, उसके अंतर्गत क्या आता है, आलोचनात्मक विश्लेषण। आलोचना किसे कहते हैं मेरे पहले दोस्त, जब आप किसी की खामियों के बारे में बात करते हैं तो उसको आलोचना कहते हैं। तो आलोचनात्मक विश्लेषण मतलब कि खामियों का जब विश्लेषण पर क्या किया जाता है, बल दिया गया है। इसमें शिक्षा विषयक मान्यताओं, विचारधाराओं तथा संशयों का अपेक्षित गहराई एवं सावधानी से विश्लेषण करना अभीष्ट लक्ष्य होता है। क्या बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि जो ये शिक्षा है मेरे प्यारे दोस्त, इसके विषयक मान्यताएं जो होती हैं, इसकी जो विचारधाराएं होती हैं, जो संशय होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जिसे शंका कहते हैं, वो अपेक्षित गहराई एवं सावधानी से क्या करती हैं, विश्लेषण करती हैं। यही क्या होता है, इनका शिक्षा का लक्ष्य होता है। शैक्षिक कथनों के अंतर्निहित भाव या अर्थ का वास्तविक रूप से पता लगाना आधुनिक शिक्षा दर्शन का प्रमुख मुद्दा है। क्या बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि शैक्षिक कथनों के अंतर्निहित भाव, मतलब कह रहे हैं कि जो शैक्षिक कथन है मेरे प्यारे दोस्त की, तो इनके इसके अंदर जो अंतर्निहित भाव होते हैं या जो उसके अर्थ होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसका वास्तविक रूप से पता लगाना आधुनिक शिक्षा दर्शन का प्रमुख उनका मुद्दा होता है। इसीलिए इस प्रकार के दर्शन का विश्लेषणात्मक दर्शन का नाम दिया जाता है। क्या बताते हैं, इसीलिए जो इस प्रकार का दर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक दर्शन के नाम से भी जानते हैं या पुकारते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान दें की बात यह है, ध्यान देने की बात यह है मेरे प्यारे दोस्त, कि दर्शन की इस अवधारणा में वैज्ञानिक विधि तथा तार्किक विधि दोनों का समन्वय होता है। मतलब बोलते हैं कि जो ये दर्शन की जो ये अवधारणा बताई गई, इसमें आपको वैज्ञानिक और तार्किक दोनों प्रकार की विधियों का समन्वय देखने को मिलेगा, जिससे मूलभूत विचारों या अवधारणाओं की व्याख्या एवं उनका स्पष्टीकरण हो सके। मतलब बोल रहे हैं जो मूलभूत विचार हैं मेरे प्यारे दोस्त, या जो अवधारणाएं हैं, उनकी व्याख्या एवं उनका स्पष्टीकरण आराम से हो सके। तो इस प्रकार से जो है आप 20 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि भारतीय उपनिषदों में पंचकोश की अवधारणा क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। जो भारतीय उपनिषद है उसमें पंचकोश की अवधारणा क्या हो सकती है, आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे कि पंचकोश सृष्टि के विकास क्रम को प्रदर्शित करते हैं जो निम्नवत हैं। मतलब बोलते हैं कि पंचकोश सृष्टि के विकास क्रम को कुछ बातें हैं जो प्रदर्शित करती हैं, जो यहाँ पर बताई गई हैं। पहला बताया गया है अनन्नमय कोश। क्या बताया गया है, अनन्नमय कोश। इसमें लिखेंगे या सबसे नीचे स्तर का कोश है, या जड़ द्रव्य या भौतिक पदार्थ का स्तर है। ठीक है, दूसरा बताते हैं कि
प्राणमय कोश। क्या बताते हैं? प्राणमय कोश। यह चैतन्य का स्फुरण प्रारंभ हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त, यह वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत का स्तर है। ठीक है। तीसरा बताते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि मनोमय कोश मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें लिखेंगे कि यह इंद्रिय संवेदन का स्तर है जहां ज्ञान सहज प्रवृत्तिजन्य है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? ये इंद्रिय संवेदन का स्तर होता है और इसमें ज्ञान जहाँ पर ज्ञान क्या होता है? सहज प्रवृत्तिजन्य। प्रवृत्तिजन्य मतलब पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। यह पशु और मानव का सम्मिलित स्तर होता है। चौथा बताते हैं कि विज्ञानमय कोश, यह बुद्धि, तर्क, विवेक तथा ज्ञान स्तर, ज्ञान विज्ञान का स्तर है जो केवल मनुष्यों में है। ठीक है। किसमें है मेरे प्यारे दोस्त? मनुष्यों में है। और पांचवा बताते हैं आनंदमय कोश, यह ब्रह्म सत्य ब्रह्म के सत्य, चित्त और आनंद का परम स्तर है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? ये जो आपका आनंदमय कोश है, यह ब्रह्म के सत्य, चित्त और आनंद क्या क्या होता है? परम स्तर होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 22 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि जैन दर्शन में ज्ञान का विभाजन किस रूप में किया गया है? क्या बताते हैं कि जो जैन दर्शन है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें ज्ञान का विभाजन किस रूप में किया गया है? तो आप लिखेंगे कि जैन दर्शन के अनुसार दो प्रकार का ज्ञान होता है। कितने? दो प्रकार का ज्ञान होता है। कौन कौन सा? पहला बताया गया है परोक्ष ज्ञान, जिसमें बताते हैं कि यह आत्म सापेक्ष है। कैसा है मेरे प्यारे दोस्त? यह आत्म सापेक्ष है, अर्थात वह ज्ञान जिसके द्वारा आत्मा स्वयं जानता है और जिसके लिए आत्मा को इंद्रिय या मन रूपी माध्यम या उपकरण की आवश्यकता होती है। परोक्ष ज्ञान के भी तीन भेद हैं। कितने हैं मेरे प्यारे दोस्त? तीन भेद हैं। अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान मेरे प्यारे दोस्त, और केवल ज्ञान। ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान दूसरा आपका बताया गया है, दूसरा प्रकार इसमें आप जैन दर्शन का दूसरा प्रकार इसमें आप लिखेंगे कि यह इंद्रिय मन सापेक्ष होता है मेरे प्यारे दोस्त, अर्थात इस ज्ञान के लिए आत्मा को इंद्रिय या मन या दोनों की आवश्यकता होती है। परोक्ष ज्ञान के दो भेद हैं मेरे प्यारे दोस्त। कौन सा? मति ज्ञान जो इंद्रिय द्वारा आधारभूत होता है, और दूसरा श्रुतु ज्ञान जो आप्त क्या मेरे प्यारे दोस्त? जो आप्त वाक्यों के द्वारा क्या होता है? प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है जैन दर्शन के ज्ञान के बारे में आप बता दीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि बौद्ध शिक्षा दर्शन में देशाटन क्यों महत्वपूर्ण था? ये आपको यहाँ पर बताना है। मतलब बोलते हैं जो बौद्ध शिक्षा दर्शन है, इसमें देशाटन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ज़्यादा बल दिया गया है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट था, ये आइए आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से उप उपसतपदा संस्कार के पश्चात क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? भिक्षुओं की शिक्षा हेतु किया जाता था, जिसका निम्नलिखित महत्व था। पहला महत्व बताते हुए लिखते हैं कि भिक्षुओं को देशाटन के द्वारा विविध स्थानों का भ्रमण करने का अवसर प्रदान जाते थे, जिससे उन्हें वास्तविक जगत को देखने और जानने का अवसर प्राप्त होता था। दूसरा जो मेरे प्यारे दोस्त महत्व बताते हैं, वो बताते थे कि इसमें मानव समाज और संस्कृति की वास्तविक स्थिति का बोध होता था। क्या होता था? कि जो मानव समाज है उसकी मानव समाज और जो संस्कृति है, इसका जो समाज है इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, जो मानव संस्कृति है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, इन दोनों का क्या होता था? बोध हो सकता था। और बताते हैं कि यह विधि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का भी सशक्त माध्यम थी। क्या बोलते हैं कि जो ये विधि थी देशाटन वाली, ये क्या थी? बौद्ध जो धर्म था मेरे प्यारे दोस्त, इसका प्रचार प्रसार भी इसके द्वारा आराम से हो जाता था। 24 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि न्याय दर्शन द्वारा प्रदत्त ज्ञान प्राप्ति की विधियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि जो न्याय दर्शन है, इसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान प्राप्ति की विधियां निम्नलिखित हैं। पहली विधि बताते हुए लिखते हैं निरीक्षण द्वारा अनुभव या ज्ञान प्राप्ति। क्या बताते हैं? निरीक्षण के द्वारा जब आप कोई भी अनुभव प्राप्त करते हैं या कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो पहली विधि हो जाती है। दूसरी विधि बताते हुए लिखते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान की प्राप्ति क्या बताते हैं? सॉरी, इंद्रियों के माध्यम से जब आप क्या करते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, चाहे वो देख के हो चाहे सुन के हो। इंद्रिय कैसे कहते हैं? देखना, सुनना, बोलना, यही सारी चीजें तो होती हैं, हाथ पैर। ठीक है। तो इनके माध्यम से आप क्या करते हैं? जब आप प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ये दूसरा जो है दूसरी विधि हो जाती है, दूसरा माध्यम हो जाता है। तीसरा बताते हैं कि आगमन तथा निगमन प्रक्रियाओं का प्रयोग करना, ये तीसरी विधि हो जाती है। चौथी विधि बताते हैं विश्लेषण संश्लेषण प्रक्रिया का प्रयोग। पांचवी विधि बताते हैं विचार विमर्श विधि का उपयोग। छठी विधि बताते हैं कि स्वशिक्षा के माध्यम से अनुभूत ज्ञान। सातवां बताते हैं कि शब्द या आप्त प्रमाण द्वारा प्राप्त
ज्ञान की प्राप्ति, यह प्रमाण भाषा शिक्षण तथा अन्य विषयों के शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो है आप बता सकते हैं 24 नंबर प्रश्न के बारे में कि न्याय दर्शन को प्राप्त करने के लिए में किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया है। अब 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वैदिक दर्शन के स्रोत चारों वेदों के नाम लिखिए। मतलब कौन बोले हैं जिसमें हमें वैदिक दर्शन के स्रोत मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसमें 4 वेदों के बारे में बताया गया, चारों वेदों में बताया गया है। तो उसमें उसके बारे में बताना है। तो आप लिखेंगे कि भारतीय दर्शन में विकसित चिंतन प्रणाली निम्नलिखित वेदों के समर्थन अथवा खंडन के लिए प्रयुक्त हुई है, जिनकी संख्या 4 है। पहला तो बताया गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद में बताते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुरातन है, सबसे पुराना माना जाता है। इसकी रचना पद्य के रूप में हुई। पद्य का मतलब आप समझ रहे हैं ना, काव्य के रूप में हुई है। इसमें ईश्वर, जीव, पुनर्जन्म, कर्म फल, सृष्टि इत्यादि का वर्णन है। ठीक है, किसमें? ऋग्वेद में। दूसरा आपका आ जाता है सामवेद। सामवेद में बताते हैं कि सामवेद वैदिक प्रार्थनाओं का संग्रह है। इसमें अनेक प्रार्थनाएं हैं जो ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है। तीसरा बताते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में बताते हैं कि यह विज्ञान परक है। कैसा है मेरे प्यारे दोस्त? विज्ञान परक है। इसमें मानव के वास्तविक जीवन से संबंधित विचारों का क्या किया गया है? समावेश किया गया है। और मेरे प्यारे दोस्त चौथा बताते हैं अथर्ववेद। इसमें बताते हैं इसकी रचना गद्य में हुई है। गद्य जो आप यहाँ पर जिस तरीके से पढ़ रहे हैं इसी को बोलते हैं। इसमें कर्मकांड की प्रक्रिया की व्याख्या प्राप्त होती है। कर्मकांड की जो प्रक्रिया हो, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, कैसे हो सकता है, उनकी व्याख्या यहाँ पर हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ज्ञान के प्रमाण के रूप में शब्द के कितने भेद हैं, यहाँ पर आपको बताने हैं। तो लिखेंगे विषयगत दृष्टिकोण से शब्द प्रमाण के 2 भेद हैं। कितने? 2 भेद हैं। पहला बताया गया है दृष्टांत शब्द और दूसरा बताया गया है अदृष्टांत शब्द। बात करते हैं दृष्टांत शब्द के बारे में। तो इसमें उन चीज़ों का ज्ञान होता है जिनका प्रत्यक्ष हो सके। क्या हो सके मेरे प्यारे दोस्त? प्रत्यक्ष हो सके। प्रत्यक्ष का मतलब जिसे हम देख सकें, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उन चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए दिखाई गई चीज़ों के संबंध में धर्म ग्रंथ के विवरण, धर्म ग्रंथों में वर्षा के संबंध में बतलाए गए यज्ञों के विधान आदि। तो यहाँ पर बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जब हम क्या होते हैं कि इन्हीं धर्म ग्रंथों में बात करते हैं किसके बारे में, जैसे कि वर्षा के लिए बताए गए हैं कई सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हमारे वर्षा से संबंधित है। जैसे उसमें से एक आता है आपका यज्ञ विधान। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है। अब बात करते हैं अदृष्टांत शब्द के बारे में। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि अदृष्टांत शब्द हुए हैं जिनमें अदृश्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब वे वस्तुएं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप पाप ले सकते हैं, पुण्य ले सकते हैं। ठीक है, पाप पुण्य के संबंध में धर्म गुरुओं के वचन। ठीक है, ईश्वर, जीव की नित्यता आदि के संबंध में धर्म ग्रंथों की बातें। तो ठीक है, तो इस प्रकार से बताएं कि जैसे कि कोई भी धर्म ग्रंथ में ऐसी बात की जाए जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम अ, छू सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो वो आपका दृष्टांत शब्द हो जाएंगे। और अदृष्टांत शब्द वो हो जाएंगे जिनको हम देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते। जैसे कि कहते कि ये करोगे तो पाप मिलेगा। अब पाप को हम देख तो नहीं सकते ना, और ना ही छू सकते हैं। तो इस प्रकार से ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो 27 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है विद्या और प्रज्ञा में क्या भेद है, आपको यहाँ पर बताना है। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे विद्या और लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि किसी विषय का विशिष्ट ज्ञान जो शिक्षा के द्वारा उपार्जित या प्राप्त किया जाता है उसे विद्या कहा जाता है। दूसरे अर्थ में विद्या ज्ञान की एक विशिष्ट प्रकृति की सूचक है। प्रज्ञा के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि बुद्धि का वह परिकृष्ट परिष्कृत परिष्कृत तथा विकसित रूप जो व्यक्ति को अध्ययन, अभ्यास, निरीक्षण आदि के द्वारा प्राप्त होता है और जिसमें मनुष्य किसी विषय या वस्तु के वास्तविक रूप को सहज में समझ लेता है उसे प्रज्ञा कहते हैं। इसे न्याय, बुद्धि अथवा विवेक की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप विद्या और प्रज्ञा दोनों के बारे में बता दीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि सर्वोदय की दर्शन में अनुशासन संबंधित मूल अवधारणाएं क्या हैं, आपको यहाँ पर बतानी है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि सर्वोदय दर्शन का अनुशासन संबंधित अभिकरणों
अभिधारणाओं पर आश्रित है। मतलब बोलते हैं कुछ यहाँ पर अभिधारणाएँ बताई गई हैं जिस पर क्या है आपका सर्वोदय का दर्शन का जो अनुशासन है वो उसी पर आधारित है। पहली अवधारणा बताते हुए लिखते हैं कि बालक प्रकृति से बुरा नहीं होता है। प्रकृति से क्या होता है? बुरा नहीं होता है, अपितु प्रकृति एवं सामाजिक वातावरण उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। ये पहली अवधारणा हो जाती है। क्या बताते हैं कि जो बालक होता है वो जन्म से बुरा नहीं होता है। जब वो समाज में रहना शुरू करता है मेरे प्यारे दोस्त, जिस प्रकृति में रहता है वो प्रकृति और समाज मिलकर उसे अच्छा और बुरा बनाते हैं। दूसरा बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताते हैं कि प्रकृति एवं सामाजिक वातावरण के अभ्यानुकूल द्वारा अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। मतलब बोलते हैं जो प्रकृति एवं सामाजिक वातावरण है मेरे प्यारे दोस्त, उसके अभ्यानुकूल मतलब कि उसका अभ्यास करते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? अनुशासन, या फिर मेरे प्यारे दोस्त आप कह सकते हैं, ठीक है, अनुशासन कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं तीसरी अवधारणा बताते हुए लिखते हैं कि छात्रों के आचरण पर अध्यापक के चरित्र और आचरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब बोलते हैं कि जो छात्र का आचरण होता है उस पर जो है अध्यापक के चरित्र और आचरण, अध्यापक का जैसा चरित्र और आचरण होगा उसका प्रभाव जो है आपको छात्र के ऊपर देखने को मिलेगा। चौथा बताते हैं सदाचार का उल्लंघन शारीरिक रोगों के समान व्याधि, अतः व्याधि को मिटाने के लिए शिक्षक की सहानुभूति की आवश्यकता होती है, दंड की नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप ये चारों प्रकार यहाँ पर बता दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो आपसे पूछ रहा है कि महर्षि अरविंद के अनुसार बालक के भविष्य निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि श्री अरविंद के अनुसार देखें तो शिक्षक राष्ट्रीय संस्कृति का चतुर माली होता है। क्या होता है? जो राष्ट्रीय संस्कृति होता है उसका उसका एक चतुर माली होता है। वह बालकों के संस्कार की जड़ों में खाद देता है। जो बालक के संस्कार होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसकी जो जड़ होती है उसमें क्या करता है? वो खाद देने का कार्य करता है और अपने श्रम से उन्हें सींच सींच कर महाप्राण शक्ति बनाता है। मतलब बोलते हैं कि जो उसका श्रम है उसके द्वारा वो क्या करता है? उसकी सिंचाई करता है और उसको महाप्राण शक्ति बना देता है। उसका कार्य अपने आप को समझने में छात्रों की सहायता करना। मतलब बोलते हैं उसका कार्य ये है कि छात्र अपने आप को समझ सके, उसके लिए उनकी क्या करे? मदद करे मेरे प्यारे दोस्त, सहायता करना। उसका कार्य तथ्यों का प्रस्तुतिकरण नहीं है। मतलब बोलते हैं उसका कार्य ये नहीं है कि वो तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करे, बताए आपको कि फलाने की राजधानी फले जगह की राजधानी फली है, ऐसा उसका काम नहीं है। अपितु श्रेय पथ का मार्ग दर्शन करना। मतलब बोलते हैं जो श्रेय पथ है मेरे प्यारे दोस्त उसका मार्गदर्शन करना, ये है उसका कार्य। तथ्यात्मक जानकारी देने से शिक्षा नहीं हो जाती। मतलब बोलते हैं जब आप तथ्यात्मक मतलब किसी को किसी तथ्य के बारे में जानकारी देते हैं तो वो शिक्षा नहीं कहलाती है। छात्रों की क्रियात्मक एवं रचनात्मक शक्तियों का मेरे प्यारे दोस्त विकास करके उसे लक्ष्य की ओर प्रेरित किया जा सकता है। अतः विद्यार्थी पर अपने विचारों को आरोपित करना शिक्षक के लिए उचित नहीं है। मतलब बोलते हैं जो विद्यार्थी है मेरे प्यारे दोस्त उसके ऊपर अपने विचारों को आरोपित नहीं करना चाहिए शिक्षक को। ये चीज़ें क्या होती हैं? गलत होती हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।